चैनल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं हिंदी के ब कोर्स में संकलित पाठ गिल्लू पढ़ेंगे। इसको पूरक पुस्तक संचयन से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा ने अपने आसपास बहुत सारे पशु पक्षी रख रखे थे। उनके पास पालतू पशु और पालतू पक्षी थे। उन्हीं पालतू जीवों में से एक ये है गिल्लू। गिल्लू वस्तुतः एक गिलहरी का नाम है जो कि उनके साथ में रही अपने जीवन काल में। इसका पालन पोषण किया महादेवी वर्मा ने और इसी गिल्लू को लेकर के इसी गिल्लू की स्मृतियों को इस रेखा चित्र के अंतर्गत संजोया गया है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। महादेवी वर्मा उस गिल्लू को याद करती हैं। अब गिल्लू नहीं है तो सोन जूही में की बेल में एक पीली कली लगी हुई है। इस पीली कली को देख करके महादेवी वर्मा के मन में ये ख्याल आता है कि हो ना हो यह वही गिल्लू है जो अपने जीवन के दौरान इस बेल की हरितिमा में छिप करके, इस लता की हरितिमा में छिप करके अचानक से मुझे चौंका देता था। मेरे कंधे पर अचानक कूद जाता था जब मैं पास पहुंचती। तो आज ये कली के रूप में मुझे चौंकाने के लिए आ गया है। उस समय पर लेखिका को सोन जूही में कलियां लगने पर बहुत प्रसन्नता होती थी, खुशी होती थी। वो कलियां ढूंढती थी, लेकिन आज उन कलियों में भी उस लघु प्राण गिलहरी की खोज वो करती हैं, उसको देखना चाहती हैं। परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। महादेवी के मन में ये ख्याल आता है, लेखिका के मन में, कि इस सोन जूही की जड़ के पास में उसको दफना दिया गया था। उसकी मृत्यु के बाद, गिल्लू की मृत्यु के बाद उसको यहाँ दफना दिया गया था, मिट्टी में दबा दिया गया था। और हो सकता है कि वही मुझे चौंकाने के लिए एक सोन जूही की कली के रूप में ऊपर आ गया हो। ऐसी भावनाएं महादेवी वर्मा रखती हैं। फिर वो कैसे उनके जीवन में आया था, किस प्रकार से गिल्लू का आगमन हुआ था उनके जीवन में, इस बात की चर्चा करती हैं। वो कहती हैं कि एक दिन अचानक सवेरे कमरे से बाहर बरामदे में आकर मैंने देखा तो 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। तो यहाँ अचानक एक दिन देखा था महादेवी वर्मा ने कि 2 कौवे एक गमले के पास उछल कूद मचा रहे थे, कभी उड़ रहे थे, कभी चोंच से उसके आसपास कहीं प्रहार कर रहे थे। ऐसा उन्होंने दूर से देखा। तो उन कौवे के बारे में वो सोचने लगी कि काकभूषुंडी मतलब कौवे भी एक विचित्र प्रकार के पक्षी हैं। इनका समाज में आदर भी होता है और अनादर भी होता है। कभी जब हम अपने पुरखों को याद करते हैं तो पुरखों को भोजन कराने के लिए हम कौवों को भोजन करा करके ये संतोष को पा लेते हैं कि हमने अपने पुरखों को भोजन करा दिया। तो इस प्रकार से एक और हम पुरखों की भांति उनका, अपने पूर्वजों की भांति उनका सम्मान भी करते हैं। और एक और भी प्रचलन है अपने समाज में कि यदि कौवे हमारे घर के ऊपर बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारे दूर रहने वाले कोई प्रियजन हमसे मिलने के लिए आने वाले हैं, या उनका कोई संदेश है जो इनकी कर्कश आवाज़ में हमको सुनाई देता है। तो इसलिए इस प्रकार से भी हम इनको कौवों को सम्मानित करते हैं कि ये हमारे प्रियजनों का संदेश लेकर के आते हैं, हमारे पूर्वजों के रूप में हमसे भोजन ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से तो हम सम्मानित करते हैं, लेकिन अपमानित भी कौवे को हम मानते हैं। कौवे की अवमानना भी समाज में होती है। उसके स्वर को लेकर के अक्सर उसको अपमानित किया जाता है। काँव की आवाज़ को एक कर्कश आवाज़, एक व्यर्थ आवाज़ और अनुपयोगी स्वर मान करके इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार से हम उसको अपमानित भी समझते हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि इस काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव
पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। बाद में लेखिका ने पता लगाया कि ये कौवे यहाँ पर आए क्यों हैं, क्यों यहाँ काँव काँव कर रहे हैं, क्यों यहाँ पर उछल कूद मचा रहे हैं। तो देखा तो पाया कि गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पड़ा हुआ है जो बहुत ही छोटा है, संभवतः अपने घोंसले से गिर गया है। और जब उसको गिरा पाया हुआ है तो कौवे उसको खाने की फिराक में हैं। कौवे उसको खाने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। 2 कौवों ने उसके ऊपर, उसके छोटे से शरीर, लघु प्राण मतलब छोटे से जीव, छोटे सी जान के ऊपर 2 घाव लगा दिए और इतने में ही वो अधमरा हो गया और बिल्कुल निश्चेष्ट होकर गमले से चिपक के अपने प्राण बचाने के लिए चिपका पड़ा हुआ था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। ऐसा लोगों की मान्यता है कि कौवे की चोंच जहरीली होती है और कौवे की चोंच का घाव लग जाने के बाद ये बच्चा गिलहरी का नहीं बचेगा, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए, यथावत छोड़ दिया जाए। लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। उन्होंने धीरे से उसको उठाया और अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से उसके रक्त को पोंछकर उसका खून पोंछा, घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया और इस प्रकार से उसकी देखभाल की, उसकी मरहम पट्टी की। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। इस प्रकार से उसको दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में उसने दूध नहीं पिया। फिर कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। फिर भी कोशिश करी, लेखिका ने हार नहीं मानी और उसको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश में कई घंटे के बाद में खिलाने पिलाने के नाम पर 1 बूंद पानी उसके जुबान पर, उसके मुख में गया। जब एक बूंद पानी गया तो धीरे धीरे फिर और ज़्यादा उसकी हालत में सुधार हुआ और तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका उसके स्वरूप का वर्णन करती हैं कि उसकी आँखों के बारे में बताती हैं कि उसकी आँखें ऐसी थीं जैसे नीले कांच के मोती हों और वो गोल गोल आँखें कंचे की तरह से इधर उधर घूम रही थी। वो देख रहा था और गिल्लू ने लेखिका की उंगली को अपने 2 नन्हे पैरों से पकड़ रखा था, नन्हे पंजों से पकड़ रखा था और अब अच्छा हो गया था, स्वस्थ हो गया था और निश्चिंत हो गया था लेखिका के पास आकर के। 3-4 मास में उसके स्निग्ध मतलब चिकने रोएं, उसके शरीर पर रोएं आ गए, झब्बेदार पूंछ हो गई और चंचल चमकीली आँखें हो गईं। इस प्रकार से वो पूरा स्वस्थ हो गया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसके इस सुंदर रूप को देख करके सबको आश्चर्य होने लगा। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। इस प्रकार से लेखिका ने उसके लिए एक स्थान बना दिया, एक घोंसला बना दिया। एक छोटी सी डलिया लेकर के हल्की उसमें रुई बिछा करके तार से उसे खिड़की पर बांध दिया और गिल्लू नाम दे डाला। उसको सब गिल्लू कहने लगे। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। इस प्रकार से ये बड़ा अच्छा सा सुंदर सा गिलहरी का बच्चा हो गया जो बाद में उसी अपने झूले पर धीरे धीरे स्वयं ही झूलता रहता और दोनों घर के बाहर और भीतर दोनों तरफ देखता रहता और देख के आनंद लेता रहता, कुछ समझने की कोशिश करता रहता। इस प्रकार से वो आराम से 2 साल वहीं रहा। लेखिका कहती है कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। अर्थात उसको लेखिका से बड़ी मित्रता हो गई थी, बड़ी आत्मीयता हो गई थी और उसको ये अच्छा लगता था कि लेखिका उसे अपनी हथेली में ले लें, उसको अपने पास ले लें। इससे उसको प्रेम की अनुभूति होती थी, लेखिका के प्रेम की अनुभूति होती थी। इसके लिए उसने ये उपाय निकाला था कि तेज़ी से चढ़ता और फिर उतरता
पैर तक आता, फिर सर से पर्दे पर चढ़ता, फिर उतरता और लेखिका के पैर तक आता। इस प्रकार से वो लेखिका के गोद में आना चाहता, उसके हाथ में आना चाहता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। लेखिका कहती है कि मैं अक्सर ये करती थी, ये भी विनोद के रूप में, मजाक के रूप में, या कि उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए उसको एक लिफाफे में, लंबे लिफाफे में बंद कर देती और केवल उसका मुंह बाहर रहता और आगे के पंजे बाहर रहते। तो इसमें लेखिका को भी आनंद आता और गिल्लू को भी बहुत आनंद आता इसमें। और वो गिल्लू जो है इसी स्थिति में बहुत देर तक, घंटों तक मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहता और सब तरफ देखता रहता। अपनी आँखों को जो बाहर थी, उसका सिर जो बाहर था, तो उन आँखों से अपनी मालकिन का, अपनी स्वामिनी का कार्यकलाप देखता रहता, वो क्या कर रही हैं। और चूंकि उन्होंने रखा है इसलिए इसमें उसको आनंद आता था लिफाफे में रहना। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। तो जब उसको भूख लगती, बहुत घंटों तक ऐसे में रहता था, तो कभी बीच में भूख भी लग जाती थी। भूख लग जाती तो वो चिक चिक करके अब इस बात की सूचना देता कि मैं भूखा हूँ। तो लेखिका उसे कुछ खाने को देती, काजू या बिस्किट, तो वो ऐसे में ही उनको खा लेता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब गिल्लू जवान हुआ, गिल्लू बड़ा हो गया और उसके जीवन में प्रथम वसंत आया, पहला वसंत आया। तो उसका भी मन हुआ कि वो भी अपनी साथी गिलहरियों के साथ बाहर खेले और बाहर जाए। बाहर की गिलहरियां भी उसको पहचान करके उसके खिड़की, जहाँ पर उसकी वो टोकरी टंगी हुई थी, उसका घर, उसका घोंसला बना हुआ था, वहाँ आकर चिक चिक करती, आवाज़ निकालती, तरह तरह की कुछ कहती उससे, गिल्लू से। और फिर गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब लेखिका को लगने लगा कि गिल्लू भी शायद ये चाहता है कि वो भी इन गिलहरियों के साथ खेले, इन गिलहरियों के साथ में। तो लेखिका ने फिर उसको उसके बाहर जाने की व्यवस्था की। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। इस प्रकार से गिल्लू अब आनंदपूर्वक अपनी साथी गिलहरियों के साथ में खेलता, उनके साथ में घूमता और फिर जब उसका मन होता तब अंदर आ जाता। लेकिन अब एक चिंता लेखिका को सताने लगी थी, वो ये थी कि घर में और भी दूसरे जानवर पले हुए हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं और दूसरे जानवर हैं। तो ये बहुत छोटा जीव है, कहीं ऐसा ना हो कि वो इनको नुकसान पहुंचाएं, इसको घायल कर दें या खाने की कोशिश करें। इस बात के कारण से लेखिका चिंतित थी। उनको लगा कि इन कुत्ते बिल्लियों से बचाना एक बड़ी समस्या है। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। अक्सर कर लेखिका जब बाहर जाती थी तो उनका कमरा बंद रहता था और कमरे जब वो वापस लौटती थी, कमरा खोलते थे तो उस गिल्लू भी अपने उस जाली के द्वार से उनके आने के समय अंदर आ जाता और वही आत्मीयता जताने का उसका वो क्रम कि फिर से दौड़ेगा, दौड़ के सिर से पैर तक और पैर से सिर तक लेखिका के ऊपर चढ़ेगा और उनसे ये चाहेगा कि वो उसे अपनी हथेली पर बिठा लें, अपनी गोद में उठा लें। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। ये रोज का क्रम था उसका। जैसे ही लेखिका जाती तो वो भी अपनी जाली से बाहर निकल जाता और पूरे दिन अपनी ही टोली में, अपनी टोली का नेता बन करके और पूरा दिन उछलता कूदता। लेकिन उसको इस बात का एहसास था कि
कितने समय उसकी स्वामिनी जो है अंदर आएंगी, और जैसे ही 4 बजते उसको ये प्रेरणा उसके अंदर होती कि उसको अब बाहर से अंदर आना है, और वो खिड़की के रास्ते फिर से भीतर आकर के अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका कहती हैं कि मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। इस प्रकार से उसको छुपना बहुत अच्छा लगता, और छुप के और अचानक से फिर लेखिका के सामने आ जाना। और ऐसा करने से लेखिका के चेहरे पर जो आश्चर्य के भाव आते थे, जो विस्मय आता था और विस्मय भरी मुस्कुराहट आती थी, इस सब को देख कर के गिल्लू को बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए उसे लेखिका को चौंकाने की इच्छा होने लगी, और वो बार बार इस तरह की हरकतें करने लगा। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। लेखिका कहती हैं कि मैंने बहुत सारे पशु पक्षी पाल रखे हैं, उनका मुझसे लगाव कम नहीं है। वो भी बहुत लेखिका को भी उनसे लगाव है, और उन पशु पक्षियों को भी बहुत लगाव लेखिका से है। लेकिन उनमें से किसी को भी मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। अर्थात कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो लेखिका के साथ उसकी थाली में भोजन करता हो। लेकिन गिल्लू इस बात का अपवाद है। जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, और कई दिन तक काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। तो लेखिका कहती हैं कि ये गिल्लू एक अपवाद है। गिल्लू दूसरे जीव जो हमारे साथ रहते हैं वो मेरे साथ भोजन नहीं करते, मेरी थाली में नहीं खाते कभी, लेकिन ये इतना ज़्यादा आत्मीयता रखता है, या कि इतना चंचल है और इतना दुस्साहसी है गिल्लू कि जाता है और आंगन की दीवार, बरामदा सब पार करके उनकी मेज़ पर पहुंच जाता है, और पूरी कोशिश करता है कि वो थाली में ही बैठ जाए, क्योंकि छोटा सा जीव है तो वो थाली में बैठ जाना चाहता है। लेकिन लेखिका ने बड़ी कठिनाई से उसको थाली से बाहर बैठना सिखाया, और फिर जब रोज़ रोज़ उसको बाहर बिठाया तो फिर धीरे से उसकी आदत पड़ गई, और फिर वो थाली के बाहर बैठकर, थाली के पास में बैठकर थाली में से एक एक चावल उठाकर खाता बड़ी सफाई से। और लेखिका को भी ये सब बहुत अच्छा लगता, छोटे जीव का इस प्रकार से खाना उनके साथ बहुत आत्मीयता भरा था, बहुत प्रेम भरा था। काजू उसका प्रिय खाद्य पदार्थ है, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों को भी लेना बंद कर देता, उनको झूले से नीचे फेंक देता। इस प्रकार से वो उनके प्रति अपना बहिष्कार, तिरस्कार दिखाता कि मुझे नहीं चाहिए, जब तक मेरी पसंद की चीज़ नहीं मिलेगी मैं नहीं खाऊंगा। इस प्रकार की जिद दिखाई गई है उस गिलहरी के बच्चे की। लेखिका ने बताया है कि किस आत्मीयता से वो जिद भी करता है लेखिका से, और अपनी मनपसंद चीज़ लेता है। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। तो लेखिका याद करती हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि वो मोटर दुर्घटना में घायल हो गई, और फिर उनको कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इस दौरान जो कोई भी उसका कमरा खोलता तो गिल्लू को लगता कि मैं ही आ गई हूँ, तो वो भागता मेरे पास आने के लिए, जैसा कि रोज़ का उसका क्रम था, रोज़ की उसकी आदत थी। लेकिन जब वो देखता कि मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो फिर दौड़ करके वापस पहुँच जाता अपने गमले, उसी घोंसले में बैठ जाता जा कर के। और लोग उसको लेखिका की अनुपस्थिति में उसके पसंदीदा खाद्य पदार्थ को उसके नौकर चाकर लेखिका की उसको देने भी जाते हैं भोजन और उसकी पसंद की चीज़ें। लेकिन लेखिका कहती है कि जब वो अस्पताल से लौट कर के वापस आई और उन्होंने झूले की सफाई की तो देखा कि उसमें काजू भरे थे, अर्थात जिन काजुओं को बड़े शौक से वो खाता था, उस दौरान लेखिका के नहीं होने के कारण, उस दुख से या कि लेखिका के नहीं होने के कारण से जो उसको बेचैनी थी, व्यग्रता थी, उसके कारण उसने अपना वो प्रिय खाद्य पदार्थ भी खाना छोड़ दिया था और बहुत चिंतित रहा करता होगा, बहुत दुखी रहा करता होगा।
ऐसा अनुमान लेखिका को होता है। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। ये बहुत समझदार था गिल्लू। जब लेखिका अस्वस्थ होती थी तो वो उनके तकिए पर बैठ जाता। इसको इस बात का एहसास था अपनी छोटी सी जान से, अपने छोटे से शरीर से जिस तरह से भी वो उनको आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकता था ज़रूर करता। अपने नन्हे पंजों से धीरे धीरे उसके बालों को सहलाता, लेखिका के बालों को, सिर को सहलाता। और इस सहलाने में आत्मीयता भी थी और मधुर स्पर्श, कोमल स्पर्श भी था। तो इसके कारण लेखिका को बहुत आनंद आता। और यदि ऐसी स्थिति में वो हट जाता लेखिका के पास से तो लेखिका को लगता कि मानो कोई परिचारिका, कोई नर्स या कोई जो ऐसा देखभाल करने वाला बहुत आत्मीय व्यक्ति है वो हट गया है। अर्थात उसके रहने से लेखिका को भी अच्छा लगता, आराम मिलता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। तो गर्मियों में लेखिका जब कहीं बाहर नहीं जाती, घर के अंदर रह कर के काम करती थी, तो गिल्लू ने भी बाहर जाना छोड़ दिया। जब लेखिका घर के अंदर रहें, कमरे के अंदर हैं, तो गिल्लू भी बाहर नहीं जाता और वहीं रहता, अपने घोंसले से उतर आता, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा लगती होगी, रुई भरी हुई थी उसमें। तो वहाँ से निकल के लेखिका के पास एक सुराही के ऊपर लेट जाता और इस प्रकार से ठंडक भी वहाँ उसको मिलती और लेखिका का सामीप्य भी मिलता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया, ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में पकड़ा था। तो अब लेखिका बताती हैं कि गिलहरी का जीवन काल लगभग 2 ही वर्ष का होता है। इस प्रकार से गिल्लू के भी 2 वर्ष पूरे हो गए थे। अब 2 वर्ष हो जाने के बाद उसको इस देह को त्यागना था, तो उसका अंतिम समय आ गया। जब ऐसा हुआ कि उसका अंतिम समय आया तो उसने उस दिन कुछ नहीं खाया, ना कुछ पिया और ना ही बाहर गया। उसको बाहर जाने की भी इच्छा नहीं हुई। रात में उसको कष्ट हुआ तो उस अंतिम समय में जो पीड़ा हो रही होगी उसको, उसकी यातना के कारण, उस कष्ट के कारण वो झूले से उतर करके ये लेखिका के पास आता है, उनके बिस्तर पर आता है और ठंडे पंजे से वही उंगली पकड़ ली उसने जोर से और हाथ से चिपक गया जिसे उसने बचपन में पकड़ा हुआ था। और इस प्रकार से लेखिका से सहानुभूति, आत्मीयता और सहारा पाने के लिए, उस पीड़ा से छुटकारा पाने की आशा से वो लेखिका के पास आ गया और लेखिका के हाथ से चिपक गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उसके पंजे बहुत ठंडे हो रहे थे, लेखिका बताती हैं। लेखिका ने बिस्तर से उठ करके हीटर जला करके उसे गर्माहट देने की कोशिश की कि इसके हाथ बहुत ठंडे, इसके पंजे बहुत ठंडे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इस प्रकार से सवेरा होते होते गिल्लू ने वो अपनी देह त्याग कर दी, उसकी मृत्यु हो गई और फिर किसी दूसरे जीवन में जागने के लिए वो सदैव के लिए सो गया। इस शरीर को त्याग दिया उसने। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। लेखिका कहती हैं कि जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद में ना तो उस झूले का कोई उपयोग रह गया था और ना उस जाली को खुला रखने की कोई ज़रूरत थी। वापस उसकी कीलें निकाल करके जाली को बंद कर दिया गया। लेकिन गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिकचिक करती ही रहती थी और गिलहरियां निरंतर जिस प्रकार से पहले जाली के उस पार चिकचिक करती थीं, उस प्रकार से नई पीढ़ियां भी आईं गिलहरियों की, जो कि वहाँ आवाज़ करती और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता था। ये जो बसंत है, बसंत के मौसम में सोनजूही
जिस प्रकार से खिलती है तो उसको कहा है सोन जूही पर वसंत आना, अर्थात उसमें बहुत ढेर सारी कलियों का खिलना। ये ऐसे ही चलता रहता, ये क्रम ऐसे ही चलता रहा। हालांकि गिल्लू चला गया। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। सोन जूही एक प्रिय स्थान था जहाँ पर अक्सर कर गिल्लू जाके छुपा करता था, खेला करता था, और इसलिए लेखिका ने सोचा कि सोन जूही की लता ही वो सबसे उपयुक्त स्थान है जहाँ पर गिल्लू को दफना दिया जाए, उसके शरीर को मिट्टी में दबा दिया जाए। तो ऐसा ही लेखिका ने किया, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, और इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेखिए इसलिए भी दबाया गया है वहाँ पर सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को, क्योंकि वह उसको बहुत प्रिय थी, और इसलिए भी कि कहीं ना कहीं लेखिका के मन में ये विश्वास था कि यह छोटा सा लघु प्राण जो है, ये लघुगात, इसने गिलहरी का शरीर तो त्याग दिया, लेकिन कभी किसी वसंत के दिन, वसंत के किसी एक दिन जूही के पीले से छोटे से फूल के रूप में वो खिल करके फिर से आएगा। यह विश्वास था मुझे, और इस विश्वास को पूरा करने के लिए ही उसको वहाँ दबाया, और इससे ही मुझे संतोष मिला, इससे मुझे संतुष्टि मिलती। तो ये गिलहरी, पालतू गिलहरी को लेकर के उसका संस्मरण था, रेखा चित्र था ये, और महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ। आशा है कि आपके लिए ये पाठ का जो की व्याख्या है, सारांश है, ये आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।